कलम की इस खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए। वी केयर और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंस और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को। आज हमारे साथ हैं शशांक भारतीय जी। एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करते हैं। युवा, वेरी यंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेखक, ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बड़े और मूल रूप से गोंडा उत्तर प्रदेश के निवासी शशांक ने अपना स्नातक और कंपटीशन की तैयारी लखनऊ शहर में रहकर की। शशांक वर्तमान में पुणे जोन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है और फेसबुक प्रतिलिपि, राजभाषा विभाग एवं अन्य प्लेटफॉर्मों पर कविताएं, कहानियां और लेख लिखते हैं। आपसे बातचीत करेंगे हमारे जयपुर के जाने माने जर्नलिस्ट, लेखक, एक अच्छे मित्र और बहुत ही सक्रिय रूप से सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं विनोद भारद्वाज जी। स्वागत है आप सभी का कलम में। धन्यवाद आपका। अपरा जी ने आज मुझे सुबह सुबह इस काम के लिए फांस लिया। खैर, हालांकि मैं बहुत तैयार तो नहीं था इस सब के लिए, लेकिन शशांक जी से जब मुलाकात हुई और इसके बाद मुझे लगा कि हाँ, एक अच्छी बातचीत हो सकती है। शशांक बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और ये उनका पहला उपन्यास है और वो देहाती लड़के, मैं ये मानता हूँ कि वो खुद भी शायद देहाती लड़का ही हैं खुद, क्योंकि गांव के परिवेश से आए और यहाँ आके उन्होंने उसारा किया। लिखने लिखाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, हिंदी साहित्य में जैसे रुचि जागी, तो कैसे आपका ये सारा सिलसिला बना है इसको? सबसे पहले तो आवाज़ आ रही सबको? सबसे पहले तो इस प्रभा खेतान फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सब श्रेष्ठ जनों के बीच में बैठने के लायक हूँ और मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी संख्या में आप सब आए। और जैसा कि सर सवाल आपका है कि मैं कैसे हिंदी साहित्य में आया, और मैं अभी भी सच में देहाती लड़का हूँ और मेरा मानना है कि हम में या हम सब में और आप सब में भी थोड़ा थोड़ा देहात जिंदा होगा। मैं गांव में हाई स्कूल तक मैं गांव से ही पढ़ा हूँ। गांव का अपना स्कूल है, छप्पर वाला जो स्कूल होता है, पहले वहाँ पढ़ा। फिर जैसा कि तैयारी के लिए भेजे जाते हैं लड़के की राजधानी में चले जाओ। यहाँ के बच्चे जयपुर आते होंगे, हमारे यहाँ लखनऊ और इलाहाबाद दो सेंटर हैं, वो प्रयागराज हो गया। तो तैयारी के लिए हम चले आए लखनऊ, और हज़ारों लाखों लड़के हर साल छोटो कस्बों से महानगरों में या राजधानियों में आते हैं एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने के लिए। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि रेलवे के लिए 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, तो हम वही देहाती लड़के होते हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं शहरों में। तो मैं उनमें से एक था। तो तैयारी की और ग्रेजुएशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, सिलेक्शन हो गया। अब जैसा कि है कि सिलेक्शन अगर आपका किसी जॉब में हो गया है तो आप तब तक मत रुकिए जब तक आपका यूपीएससी में नहीं हो जाता। वो एक मानक है भारत में कि आप आईएएस नहीं बने तब तक आप तो ठप्पा नहीं लगेगा आपके ऊपर प्रतिभा का। तो दिल्ली चले गए और आसान सब्जेक्ट सोच के ऑप्शनल में हिंदी साहित्य ले लिया, और यहाँ एक तरह से गड़बड़ हो गई कि हिंदी साहित्य लिया तो हिंदी हाई स्कूल में छूट गई थी। जैसा कि इस समय आग्रह रहता है परिवारीजनों का कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए बच्चों को। हाई स्कूल के बाद ऑप्शन था कि हिंदी या कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस दिलवा दिया कि ये हमारा बच्चा आगे जाएगा इंग्लिश पढ़ के या कंप्यूटर पढ़ के। तो हिंदी छुड़वा दी गई थी। हिंदी को सर आप भी मानते होंगे कि हिंदी बड़ी हाशिए पेश ले जा रही कि हिंदी में रोजगार नहीं है जी। तो छुड़वा दिया गया था। तो हाई स्कूल के बाद हिंदी पढ़ी, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग चुकी थी, एक स्थायित्व आ गया था। तो हिंदी पढ़ी तो पढ़ते रह गए। तो इतना मजा आया कि प्रेमचंद जी को मतलब कहानियों में पढ़ा था, उपन्यास पढ़े, शेखर एक जीवनी पढ़ी, एक क्रांति सी हो गई कि कोई 1936 के आसपास ये सब लिख सकता है। तो
मेरे अंदर भी कुछ जागा। कविताएं तो मैं छोटी मोटी, इधर पीला सूट पहनती हो सूरजमुखी सी लगती हो टाइप कविताएं मैं बचपन से ही लिखता था। पर कहानियां, एक पहली कहानी लिखी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दी, क्योंकि अब समय ऐसा है कि हम सबके पास प्लेटफॉर्म है, नहीं कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिला, फेसबुक पे डाल दी। हुआ यूं कि एक कहानी डाल दी मैंने और 5 से 7 हजार पाठक आ गए उस कहानी पे, मेरे पास मैसेज आने लगे। तो मैं कहानियां लिखने लगा, एक दो तीन, एक कहानी खींचते खींचते उपन्यास हो गई। तो मैं लेखक तो नहीं मानता अपने आप को सर, पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ लिखता हूं और लोगों को अच्छा लगता है, बस इतना सा है जी। आपने अपनी किताब की शुरुआत में एक छोटी सी लाइन लिखी है कि मुझे माँ ने लिखना सिखाया। किताब डेडिकेट की है मैंने जी। माँ के लिए, जिसने लिखना नहीं, सिखाया। ये सिर्फ डेडिकेशन नहीं है, कहीं कोई बात जरूर रही होगी। कैसे माँ ने आपको कलम पकड़ाई या क्या सिखाया, मतलब किस तरह से? एक छोटी सी कहानी इस तरह से है कि पिताजी थोड़ा दूर रहते थे, दुकान चलाते थे वो मेडिकल स्टोर, और मम्मी थोड़ा सा एक गांव से थोड़ा दूर कस्बे में रह के पढ़ाती थी। तो 5 साल तक मैं घर पे ही, तो LKG UKG गांव में नहीं होता है, और उससे पहले भी शायद प्ले स्कूल होते हैं यहाँ पे, वह गांव में नहीं होते हैं चीज़ें। तो मम्मी ने ही मुझे 5 साल तक इतना कर दिया था कि मात्रा लगा के शब्द लिखना सिखा दिया था उन्होंने। और स्कूल में मैं जब गया तो ये मम्मी का योगदान था कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली फर्स्ट में एडमिशन ले लिया, नर्सरी KG नहीं मुझे पढ़नी पड़ी। तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। और जो आप में बहुत सारी माया बैठी हैं, तो आपने बहुत सो ने किया होगा कि ऐसे उसकी उंगली पेंसिल पे होती है और आपकी उंगली उसकी उंगलियों पे होती है, और ऐसे करके सिखाते हैं आप। तो वो प्रक्रिया हुई मेरे साथ और सबके साथ लगभग होती है। तो मैंने इसीलिए डेडिकेट किया है कि माँ ने मुझे लिखना सिखाया। अब मैंने एक कृति लिख दी है जिसको नाम, जिसके आगे नाम जुड़ गया है कि शशांक भारती ने एक कृति लिखी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ लिखा है, लेकिन लिखना मुझे उसने सिखाया था। तो माँ के लिए जिसने लिखना सिखाया। गांव से जब देहाती लड़का शहर आता है, तो शशांक को लखनऊ में जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो क्या क्या चीज़ें आई? उपन्यास में तो बहुत कुछ है, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आपका अपना भी बहुत सा तजुर्बा होगा इसमें, लेकिन शशांक भारतीय कैसे लखनऊ को देखते हैं पहली बार जब आते हैं तो गांव से? सबसे पहले गांव देहात से जो लड़का आता है शहर में, तो गांव तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सामंती या सामंतवादी होता है। सड़क से गुजर रहा है, 4 लोग उसको जयराम कह रहे हैं, और जमींदार है वो, या अगर नीचे आता है तो उसको करना पड़ रहा है उल्टा। यहाँ थोड़ा सा डेमोक्रेसी देखता है तुलनात्मक रूप से। मैं ये नहीं कह रहा कि शहर हमारे बड़े लोकतांत्रिक हो गए हैं। सबसे पहला जो संकट उसके पास आता है भाषा का आता है। वो अगर गांव से आया है, मेरे केस में अवधी या भोजपुरी से आया है, उसको खड़ी हिंदी बोलनी है और उसको इंग्लिश बोलनी है। सबसे पहला संकट उसके ऊपर इंग्लिश का आता है कि उसे इंग्लिश भाषा की दिक्कत। फिर जिस क्या नाम है, समाज और परिवेश में वो रहता है, तो गाँवों में या बहुत से छोटे शहरों में समाज ऐसे बटा हुआ है कि लड़के इधर लड़कियां इधर। पहली बार वो किसी लड़की से बात करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी झिझक है उसके लिए, एक बैरियर है जो उसे तोड़ना है। तो ये ऐसे ही कुछ देहाती लड़कों की कहानी है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि गाँवों छोटे कस्बों से लड़के आते हैं, एक कमरा लेके रह रहे होते हैं, कोचिंग में पहली बार वो किसी के साथ बैठते हैं। एक छोटी सी दो तीन पंक्तियां मैं कविता के हिसाब से कहूँ जी, ये किताब क्या है। गांव से आए हुए लड़के समेट लाते हैं थोड़ा सा देहात, साथ लाए हुए देसी घी और अचार के साथ। उनका देहात तखत के नीचे बिछे आलू के साथ सांस लेता है। वे छोड़ आते हैं कच्चे रास्ते, झरबेरी की बेर, सुबह की जयराम और पैलगी। वो लटका लेते हैं गले में पट्टियां, महिंद्रास बैंकिंग और पैरामाउंट SSC की ये कोचिंग होती हैं। वो कनखियों से देखते हैं खूबसूरत अटेंडेंट को, चकमक चकमक। शहर का औसत हिस्सा जहां कमरे सस्ते मिलते हैं, एक दुनिया सी बस जाती है। लूसेंट सामान्य ज्ञान, रेनन मार्टिन इंग्लिश के साथ तहा दी जाती हैं माँ की उम्मीदें और बाप की खो चुकी हंसी। एक दौड़ शुरू हो जाती है जिसे जिंदगी तो नहीं कह सकते। बहुत अच्छा। लखनऊ की इस स्टूडेंट लाइफ के बाद
शशांक की ज़िंदगी में एक नौकरी आती है जो इनकम टैक्स की नौकरी है, और हिंदी साहित्य से इनकम टैक्स का बहुत ही विलोम सा रिश्ता है, मतलब इसमें कोई एक दूसरे से तालमेल नहीं है। तो हिंदी साहित्य का उपन्यास आप लिख रहे हैं और इनकम टैक्स की सारी फाइलों में और आंकड़ों में डूबे हुए हैं। यहाँ शशांक की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं इस नौकरी के बाद? नौकरी के बाद जो है कि एक मल्टीटास्किंग सी है कि सामने वाला जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरा क्लाइंट, वो मुझसे कहता है कि सर मतलब मैंने तो 6 महीने के अंदर बेचने से पहले निवेश कर दिया था, मुझे सेक्शन 54F के तहत रिबेट तो मिल जाना चाहिए। तो मेरा एक इंटरफेस उससे बात कर रहा है और दूसरा इंटरफेस सोचता है कोई कविता कि तुम्हारे प्यार का तुम्हारे बिछड़ने का दर्द मैंने अपने प्यार में क्लेम ही नहीं किया, बहुत रिबेट मिल जाता। तो ये कशमकश है थोड़ी सी, पर नौकरी एक ठहराव तो देती है और खास तौर पे आर्थिक जो स्टेबिलिटी है वो दे देती है, जो हिंदी लेखक के पास नहीं है। हिंदी लेखक केवल किताब लिख के जिंदा नहीं रह सकता। तो ये है कि एक उद्देश्य था कि जिंदगी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप सब लोग मानते हैं कि रोटी, दूसरी खुशी। रोटी मिल रही है, अभी खुशी की तलाश में निकले हैं कि लिख के मिलती है, पढ़ के मिलती है, तो एक दुनिया अपनी तलाश रहे हैं वहां पे। इस दुनिया को तलाशते वक्त जब आप इस पूरे सफर को जब कर रहे होते हैं और उपन्यास के साथ साथ और कहानी के साथ आपके दिमाग में कविता जो चलती है जी, वो कविता कैसे आती है? मेरे ख्याल से उन फाइलों से तो नहीं निकलती होगी। फाइलों से तो नहीं आती है कविता, जाहिर सी बात है, पर फाइलों के बीच में जितनी जिंदगी खो गई है मेरी, तो जिंदगी जब रिटर्न मारती है मेरे ऊपर कि फिर आ जाती है कविता। क्या इसके लिए कभी कभी देहाती लड़के को वापस देहात जाना पड़ता है क्या कविता के लिए? देहात क्या नाम है, मैं दिल में लेके चलता हूँ अपना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है देहात जाने के लिए। थोड़ा सा क्या नाम है समय मैं निकाल लेता हूँ नौकरी से निकल के सैटरडे संडे और किसी भी एकांत जगह में, और अपने आप को फिर से कविता में तलाश लेना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे देहात से वापस जोड़ देती है। आपने हिंदी में लिखना शुरू किया, आप ये भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य आपको वो चीज़ें नहीं दे सकता जिनकी कि एक लेखक को या एक आदमी को ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर क्या वजह थी और ऐसा कौन सा लेखक था जिसने आपको ये सब करने पर मजबूर किया कि भाई इसको पढ़ने के बाद मुझे ये लिखना ही चाहिए? ये तो खैर मैंने कॉलेज लाइफ की कहानी लिख दी, ठीक है, स्टूडेंट्स की कहानी है। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि समाज से संबंधित या समाज के हित में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, सरकार जो कर रही है, जो बहुत चीज़ें गलत हैं वो छप जाती हैं, लेकिन रीच आम जनमानस तक उनकी है ही नहीं इंग्लिश की। मैं मजदूरों के लिए लिखूं, मजदूरों के लिए लड़ूं, मजदूरों के लिए लिखूं इंग्लिश में, क्या मतलब है? मजदूर नहीं पढ़ेगा उसको। तो जैसे जिसके लिए मैं लिख रहा हूं उसी की जुबान में लिखना, प्रेमचंद काका आज तक सबको इसलिए हिट करते हैं क्योंकि वो आम आदमी की जुबान में उसकी ही बात कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रेमचंद जी हैं या और भी लेखक हैं जो आपकी भाषा में, जिसके लिए वो लिख रहे हैं, अगर रेणु लिख रहे हैं गांव के आदमी के लिए, तो गांव के आदमी के ही खाटी शब्द लेकर के वो आ रहे हैं। प्रेमचंद लिख रहे हैं, रेणु लिख रहे हैं या बाबा नागार्जुन लिख रहे हैं, तो जिसके लिए लिख रहे हैं वो उसी की भाषा में लिख रहे हैं, उसको समझा पा रहे हैं। जैसे एक ईरानी कवि शायद साबिर हका ने लिखा है कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं उसी की भाषा में लिखिए। और एक बहुत बड़ा जनमानस इंग्लिश का जो हमारा इंटेलिजेंसिया है वो इंग्लिश से बहुत इंग्लिश में लिख के अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, बट आम जनमानस तक नहीं पहुंचती हैं वो। भाषा को लेके मेरा दागिस्तान में रसूल हमजा तोब ने भी कुछ इसी तरह की बातें की हैं कि मैं उस ज़बान में बात करना चाहता हूँ जो ज़ुबान मेरे लोगों को समझ में आती है,
और ऐसा ही कुछ उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर ने कहा कि मैं उस ज़ुबान में लिखता हूँ जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के जो लोग बोलते हैं, वो मेरी भाषा है। फिराक साहब ने कहा है कि 10 साल के बच्चे को जो भाषा समझ में आए, मजा है कि वो उसमें गीता लिख दे। जी जी। तो इसीलिए आपने हिंदी में लिखना शुरू किया और ये सारा, लेकिन प्रभाव किस लेखक का आपने ऊपर मानते हैं आप? मतलब एक तो नहीं कहूँगा किसी, पूरी एक बहुत खूबसूरत परंपरा हिंदी की रही है, जो प्रेमचंद काका से शुरू होकर के रेणु, अग्गे, निर्मल वर्मा, और फिर महिला लेखिकाओं में महादेवी वर्मा हैं, और इस्मत आपा हैं, कुरतलन हैदर हैं, और आगे आते हुए अभी उदय प्रकाश जी हैं, संजीव जी की अभी मैंने कुछ दिन पहले फांस पढ़ी। तो एक किसी एक खास का प्रभाव ना होकर सबसे मैंने थोड़ा सा मैंने सीखा है। और इससे क्या होता है कि एक तो इलियट वाली जो बात है कि और क्या नाम है कि हर एक लेखक मौलिक कोई नहीं होता, सब एक परंपरा में होते हैं। तो एक जो बड़ी परंपरा चली आ रही है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं श्रेयांक भारती हूँ और मैंने देहाती लड़के जैसा कुछ मौलिक सा अलग लिख दिया है। एक पूरी परंपरा जो है वो चली आई है, सबका थोड़ा प्रभाव है, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। तो ये कुछ नाम थे जो मुझे अब तुरंत याद आ रहे थे, मैंने गिना दिए। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा पढ़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा मुझे मेरे पे उनका। किसी विदेशी लेखक से कोई? विदेशी लेखक में मैंने एक तो गोरकी की माँ पढ़ी है और लगभग हिल गया मैं। उसके तुरंत बाद मैंने 1084वें की माँ पढ़ी, महाश्वेता देवी की। लगभग दोनों का इफेक्ट बराबर ही हुआ मेरे पे। और विदेशी लेखकों में शुरू में जब अपन छोटे थे तो छोटे थे, या मतलब जिसका क्रेज था, आप हैरी पॉटर पढ़ लें आप, या इस तरह की चीज़ें पसंद आती थी। लेकिन विदेशी में मैंने अभी बहुत कम पढ़ा है। मेरा पहला ये है कि मैं हिंदी में इतना खूबसूरत लिखा गया है, मैं उसको कवर कर लूँ, फिर मैं जाऊँगा। दोस्तोवस्की हैं, गोरकी हैं, और भी कई बड़े नाम हैं, मतलब आप तो बेहतर जानते होंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा अभी आपसे अब विषय से थोड़ा सा इधर हम आते हैं, आपकी जाती ज़िंदगी के बारे में। तो लखनऊ के बाद या लखनऊ में देहाती लड़का इस शर्म में तो ज़रूर रहा होगा कि किसी लड़की से बात हुई या ना हुई। तो इस वाक़ये कहीं कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आता है और फिर वो यहाँ मतलब लोगों को पता लगे कि भाई एक लेखक बिल्कुल रसहीन नहीं होता, रस भी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ? जो आप कह रहे हैं वो जी। एग्जैक्टली एक चीज है मेरे पास। जनवरी की सुबह, घने कोहरे में हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे सांसों से भाप निकाल रहे थे। उस दिन की कैंटीन की चाय में वो बात नहीं थी। वो सामने बैठी मोबाइल में खुटपुट कर रही थी और मैं उसके सौंदर्य का रसपान कर रहा था। पीछे कैंटीन में दिलीप गाना बजा रहा था, वो चाय वाला लड़का है। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। मैं भी रेडियो की आड़ में चुपके गुनगुना रहा था। वह रह रहकर मुझे घूर भी रही थी कि मैं ये क्यों गा रहा हूँ। हमारे जैसे आधे स्मॉल टाउनर्स की स्टोरी में दिलीप जैसे लौंडे ही बैकग्राउंड का काम करते हैं। वो अक्सर कॉलेज लेट आती थी, इत्तेफाकन आज जल्दी आ गई थी। मुझे हर एक प्रश्न सोच समझकर पूछना था, और उसके लिए पहला इंटरव्यू है। पहली बार वो किसी लड़की से मिल रहा है। पहली बार मतलब मिल चुका है 1-2 बार, लेकिन अब वो बातचीत पहली बार कर रहा है। तुम बेसिकली कहाँ की हो? प्रॉपर लखनऊ? लखनऊ नहीं, बट हाँ एक्चुअली मेरे रूट्स पंजाब में हैं, पर हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ सेटल हैं, तो अब प्रॉपर लखनऊ कह सकते हैं, पर हम मोस्टली वहीं का कल्चर फॉलो करते हैं। और तुम? मैं तो यहीं का हूँ, उत्तर प्रदेश। मैंने उसकी तरफ दयनीय मुख्यमंत्री भाव से देखा, जैसे सेंटर से यूपी के लिए स्पेशल पैकेज मांग रहा हूँ। एक सेकेंड। भारत सरकार ने प्रदेश को भी देहाती कर दिया है। अंग्रेजों के समय सही था, कम से कम थोड़ा स्टाइल तो मार सकते थे। कहाँ से हो? यूनाइटेड प्रोविंसेस। कितना स्टाइलिश नाम था। ये आई हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस, यू सी। अब कहाँ क्या है? निवास स्थान उत्तर प्रदेश, गरीब प्रदेश। पापा क्या करते हैं? अगला सवाल भी मैंने सीधे पूछा था। मेरे पापा? पापा का कैटरिंग बिजनेस है। उसने बेतुकल्लफ से जवाब दिया और अपने बैग की सामने वाली पॉकेट से सिक्के निकालने लगी बिल चुकाने के लिए।
उसकी अजीब आदत है ढेर सारे सिक्के बटोर कर रखने की। मैंने उसे पिछली मुलाकात में चिढ़ाया भी था कि तुम्हारी वजह से मार्केट की लिक्विडिटी कम हो रही है। आज पहली बार इस अचानक हंसी के क्षण में मैंने उसके गाल खींच दिए थे। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अभी अभी मैंने क्या किया है। वह उठकर बिल पे करने चली गई और मैं मूर्ति जैसा बैठा अपने अंगूठे और उंगली को देखने लगा। ऐसा लगा कि मेरी उंगलियों में थोड़ा गुलाबीपन और मखमलीपन उतर आया है। मैंने जीभ को दांतों से काट कर अपने आप को यकीन दिलाया कि अभी अभी क्या हुआ है। मैंने उसे जाते हुए देखा, फिर अपने हाथों को देखा। वह दिलीप के पास गई, वो चाय वाला लड़का। दिलीप ने मुझे आवाज़ दी। मैंने बिल ना लेने का इशारा किया। वह आई और अपना बैग मेरी पीठ पर मारकर चली गई। मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, वो जरूरी नहीं था मेरे लिए। मैं अभी 2 मिनट पहले उसके उस पल को कैद कर लेना चाहता था। वो मेरा पहला स्पर्श था। मैं अपने अंगूठे और उंगली को ही देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की, उंगली को अंगूठे पर रगड़ते हुए नाक के पास ले गया और एक लंबी सांस ली। फिर अपना हाथ खोला और हाथ की रेखाएं देखने लगा, जैसे उन्हीं में से उसे ढूंढ निकालूंगा। तब तक देखता रहा जब तक दिलीप ने आकर टोक नहीं दिया, भैया अब तो हिसाब कर दो। ये जो अंश आपने पढ़ा है, इसको उपन्यास का अंश माने या शशांक की निजी जिंदगी का एक वाक्य? देखिए, उपन्यास में जो भी चीज़ें आती हैं, हर एक कहानी लेखक या किताब, ऐसा कहते हैं कि लेखक की ऑटोबायोग्राफी ही होती है। वो अपनी कहानी से नहीं उठाता है तो किसी दोस्त की कहानी से उठा लेता है। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का वाकया है। फिर ये वाकया आगे कैसे सिलसिला इसका बढ़ा? ये पहले कोई करीब था, अब दूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। तो ये कहानी एक्चुअली पूरी किताब में आई है। तो मेरे ख्याल से आप किताब पढ़ेंगे तो ये किताब, ये इसका इश्क जो है वो कितना परवान चढ़ा। दरअसल आपसे जो हम सवालात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, वो इसीलिए कर रहे हैं कि किताब तो सबके पास अभी थोड़ी देर में चली जाएगी और सब पढ़ेंगे ही उसको, लेकिन आपको पढ़ने का मौका फिर नहीं मिलेगा किसी को। मुझे तो लेखक को पूरी तरह से पढ़ लिया जाए यहाँ, उसकी जिंदगी को मैं रख देता हूँ। और थोड़ा सा अब आपकी उस जिंदगी के बारे में जब आप उसके बाद सेटल हो गए, अपना एक अच्छी नौकरी लग गई और आपने एक लखनऊ से पुणे तक की एक दूरी तय कर ली। तो ये सेटल होने के बाद अब किस तरह का एक वो लगता है? मतलब आगे के तो वो है ही, आपके उपन्यास भी आ रहे हैं और बहुत सारी, लेकिन इस सेटलमेंट के बाद आपको कैसा लगा? मतलब फिर जो फर्क आता है देहात और देहात से लखनऊ और लखनऊ के बाद पूना, इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? एक तरह से मतलब, एक तो पहली बात तो मैं अपने बारे में बात करते हुए बड़ा असहज हो जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ कि मैं आपको बता सकूं। और मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं, आपके पास अनुभवों की अतल गहराई है और मेरी उम्र लगभग 25-26 है। तो मैं क्या भी बता दूं आपके सामने, तो आप कहेंगे कि अभी बच्चा ही तो है। तो मैं ऐसा क्या, शादी भी तो नहीं हुई है कि मैं कुछ अनुभव आपके सामने रखूं। जी, तो हाँ, एक चीज़ ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कि लड़का इनकम टैक्स में सेटल है, उसके बाद राइटर भी है, तो पैसे उसके आ रहे हैं और नाम भी मिल रहा है, तो रिश्ते विश्ते तो आ रहे हैं। खैर, तो जो आप कह रहे थे कि नौकरी के बाद एक ठहराव तो आ ही जाता है। मतलब आपको पता है कि आप 31 महीने की 31 तारीख को आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद XXX करके। तो वो ठहराव एक सुकून दे देता है कि हाँ, आप वो कर सकते हैं जिसमें आपको सच में खुशी मिलती है। तो उस ठहराव के बाद सैटरडे संडे अपना मिल जाता है। मैंने एक चीज़ घोषित कर दी फिर इस किताब के आने के बाद कि दबाव तब भी था कि यूपीएससी की तैयारी तुम्हें करनी है, क्योंकि जब तक आप IAS नहीं बन जाते, आपके प्रतिभा जो है, फिर आप 2nd ग्रेड के सिटीजन हैं इंडिया में, 1st ग्रेड के यूपीएससी के बाद बनते हैं आप। तो फिर मैंने ये घोषित कर दिया कि नहीं, मुझे हिंदी में लिखना है, मुझे लेखक बनना है। तो एक ठहराव तो आ ही गया और सैटरडे संडे मिल जाता है। तो आप कहेंगे कि लेखन के लिए टाइम आप कैसे निकालते हैं? तो मैं अब ऐसा सोचता हूँ कि मैं
लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ मैं, नौकरी के लिए 8 घंटे कैसे निकाल लेता हूँ 5 दिन में। और बहुत नौकरी में बहुत ज़्यादा मेरा क्या नाम है, मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मुझे किस तरह उस फील्ड में बहुत ऊपर जाना है। मेरे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिख जाऊं और लिखने से एक ऐसा वो कर सकूं कि मुझे नौकरी की बहुत दिन तक ज़रूरत ना रहे और मैं पूर्णकालिक रूप से लेखक बन जाऊं। तो एक ये चीज़ है। और जो ठहराव वाली बात आई कि आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं तो आप फिर लिख सकते हैं और आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। भारत में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, आर्थिक रूप से नहीं सक्षम है, तब तक आपको अपने शौक फॉलो करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बड़ा अटपटा प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि आपकी हॉबी क्या है। हॉबी डेवलप होने का कोई मौका भारतीय मिडिल क्लास को नहीं मिलता है जब तक उसके पैर, मतलब हाँ जी, ये बात ठीक है कि आर्थिक रूप से संबल जो है वो आदमी को अपनी कुछ चीज़ें पूरी करने का, शौक पूरे करने का मौका ज़रूर देता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि मतलब शौक को पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं और उसके लिए उन्होंने कई बड़े बड़े चीज़ें छोड़ी भी हैं लोगों ने, ऐसा भी है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर चीज़ का एक महत्व तो होता ही है और आर्थिक दबाव ना हो ज़्यादा तो आदमी ज़्यादा बेहतर काम करने की स्थिति में होता ही है। आपने किताब को माँ के लिए तो कहीं कुछ 2 लाइनें कही हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके पिता की क्या भूमिका रही, इस पे आपने कहीं कुछ नहीं कहा। एक बात आप में से कई पिता बैठे हैं यहाँ पे, और एक चीज़ आप मानेंगे कि एक उम्र के बाद पिता और पुत्र का संवाद थोड़ा कम हो जाता है। खासकर पुत्र जब एडोलसेंस में होता है तो माँ बेटी का संवाद तो बहुत बराबर चलता है, पिता पुत्र का थोड़ा कम होता है। तो हमारे केस में ऐसा है कि हम बात नहीं करते हैं। वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है, हम बात नहीं करते हैं। हाँ, जरूरी बात हो जाती कभी चुपचाप हाँ हूं, या कोई दर्शन उन्हें अच्छा लगा तो डांट दे दी। जाहिर कभी हम अपने जज्बात नहीं करते हैं। मैं बहा जाता पवन में, उनको जड़ से है मोहब्बत। आप थोड़ा फील करेंगे कि लड़का बहुत जनरेशन गैप और ये सब चीजें। मैं बहा जाता पवन में, उनको जड़ से है मोहब्बत। माँ है बढ़ जाती बराबर, जिसको जितनी हो जरूरत। अच्छा। है वैचारिक टकराहट भी, पीढ़ी का संघर्ष भी है। मेरे आगे बढ़ जाने का भय भी है, उत्कर्ष भी है। खुश भी होते हैं कि लड़का आगे जा रहा है, और डर भी है कि कहीं आगे ना निकल जाए, मुझे ही ना भूल जाए। मेरे आगे बढ़ जाने का भय भी है, उत्कर्ष भी है। सपनों पे लेकिन मेरे आघात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। जानता हूं मैं कि मेरी सफलता पर झूमते हैं। दोस्तों से अपने मेरा जिक्र करके फूलते हैं। मुझसे कभी प्रदर्शित हालात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी कविता है। पिता पुत्र के संबंधों के बारे में बहुत जगह कहा गया है कि ये ऐसा वो है धनुष जिस पे अगर तीर को ठीक तरह से ना चलाया जाए तो उसका बड़ा गलत निशाना लगता है। ये एक बड़ी मशहूर कहावत है। बहरहाल कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी आए होंगे जिसमें आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग भी जिन्होंने कि आपको अपने शौक को पूरा करने के लिए प्रेरणा दी हो। क्या उनका किसी का जिक्र करना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरी सिस्टर्स हैं, दोनों 2 बहनें हैं मेरी, और दोनों मेरे लिखे की बड़ी तगड़ी आलोचक हैं। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम ठीक ठाक लिख लेने लगे हो। पहले मैं जब कविताएं लिखता था या कहानियां लिखता था तो उनका सीधा 2 टूक जवाब था कि सरस सलील का लेवल लिखा है तुमने। एक पत्रिका आती है, वो हल्की कहानियां होती थी उसमें। तो अब चूंकि जब मैं धीरे धीरे लिखने लगा तो उन्होंने सपोर्ट किया कि उन्होंने मेरे लिए घर पे लड़ाई लड़ी कि नहीं, ये अब आगे तैयारी वारी नहीं करेगा, ये लेखक बनेगा, ये लिख लेता है थोड़ा बहुत।
तो मैं दोनों बहनें शेफाली और शिवांशी का जिक्र करूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें। कोई अध्यापक या और टीचर? अध्यापक में मेरी मैम है, मैंने एमए किया जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जब तैयारी कर रहा था मैं, तो नंदिता कौशल मैम वो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी भी। तो उन्होंने ये थोड़ा सा कहा कि शशांक, तुम पहले दिन ही तुमने जब फ्रेशर्स पार्टी में कुछ स्टेज हैंडल किया था, तो मुझे लगा था कि तुम में थोड़ा अलग कुछ है जो तुम्हें एकेडमिक्स या कॉम्पिटिटिव या क्या नाम है सरकारी नौकरी या एक बाबू बनने वाले, उससे तुम बहुत अलग कर सकते हो। और तुम, जब मेरा इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकला था, मैंने बिल्कुल ये किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम में कुछ अलग है, अगर तुम वो कर सकते हो तो मेरी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी, अदरवाइज नौकरी तो तुम्हारी लगी गई है। तो एक पिंच उनका अभी तक है कि शशांक तुम बहुत कुछ कर सकते हो अभी। तो उनकी दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, कुछ हो जाए तो। इस पहले उपन्यास को लिखने में जो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेरणा रही हो या जिन लोगों ने बहुत आपको एनकरेज किया हो इसको लेके, कुछ ऐसे साथी भी रहे होंगे? सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो उन लोगों ने दी जो इंग्लिश में लिख रहे थे, और मुझे बड़ा चिढ़ मच रही थी कि ऐसी कहानियाँ हिंदी में क्यों नहीं हैं, और हिंदी के लोग नहीं लिख रहे थे वो कहानियाँ। वो स्मॉल टाउन में अब शायद ट्रेंड आया है कि स्मॉल टाउन की कहानियाँ वो ले रहे हैं, बॉलीवुड वाले भी और हम भी। और दोस्तों में जो इसके किरदार हैं वो लगभग रियल हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब कहानी लिखते वक्त भी कि अपने इनपुट दिए, और कहानी जब हो गई तो कम से कम 13 से 14 बार एडिट हुई, और मैं सबको भेजा है, और सबके व्यूज़ थोड़े थोड़े इनकॉर्पोरेट करके कहानी ये अब अपने पूरे उस पर पहुँची। तो मेरे दोस्त जो हैं, एक आकांक्ष पटेल मेरा दोस्त है, एक सिद्धार्थ प्रताप सिंह है, एक सूरज सिंह है। सूरज का मैंने जिक्र किया है क्योंकि वो बहुत हिंदी का बहुत अच्छा पाठक है। मतलब मेरी शुरू के 2-3 ड्राफ्ट उसने रिजेक्ट कर दिए कि तुमने लुगदी साहित्य लिखा है। तो 2-3 लोग मेरे जिंदगी में ऐसे हैं जिनके मुझे डर है कि मैं कुछ हल्का लिख दूंगा तो ये मेरे पर चढ़ जाएंगे, तो मैं उस डर से मैं हल्का नहीं मतलब उनके स्तर से मैं थोड़ा अच्छा लिखता हूँ। ये डर बहुत ज़रूरी है जी। तो ये कुछ लोग थे। इस उपन्यास की अच्छी, मेरे ख्याल से काफ़ी सफल हुआ है ये जी। बेस्टसेलर लिस्ट में 2 बार से आ रहा है, जब से पब्लिश हुआ तब से आ ही रहा है। हाँ, मैंने भी देखा था इसका। जागरण की एक लिस्ट आती है जी, जी। बेस्टसेलर की, उसमें ये इसका वो था जिक्र। इस सफलता के बाद अगली क्या तैयारी है? मैं एक दूसरा उपन्यास लिख रहा हूँ, और मैं साफ शब्दों में मैं हर जगह को गोल गोल कर देता हूँ। साफ शब्दों में ये कि 2014 के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है सोशल मीडिया और की वजह से। तो उसमें लोगों में अपने पॉलिटिकल व्यूज़ या धार्मिक व्यूज़ को लेकर बड़ी आक्रामकता आई है, और बहुत सी अच्छी अच्छी दोस्तियां टूट गई मेरे सामने। लोगों के बहुत अच्छे अच्छे अंतर संबंध आपस में खराब हो गए अपने इतनी आक्रामकता के। लोगों में बढ़ी है आक्रामकता। इसे केवल 2014 कह लें या डिजिटल सोशल मीडिया के आने के बाद कह लें, तो इस पे सोशल मीडिया और मीडिया भी इंक्लूड कर लें या प्रिंट मीडिया भी कर लें, उसका जो इतना ज़्यादा दखल हमारी निजी ज़िंदगी में हो गया है, पॉलिटिक्स का, धर्म का, जो इतना नहीं था, और वो कैसे हमारे आपसी अंतर संबंधों को छेड़ रहा है, उस पर मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। और मैंने प्लॉट तो गांव का उठाया है, क्योंकि खबरों में तो बहुत कुछ इंडिया पूरा बदल जा रहा है, डिजिटल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यथास्थिति जो है आज़ादी के 70 साल तक बहुत इसके होने के बावजूद भी बहुत बदली नहीं है। तो वो प्लॉट मैं कुछ कर रहा हूँ, जब मैं पूरा कर लूँगा तो मैं कह पाऊँगा कि मैं वास्तव में ये लिख रहा हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ तो एक दिमाग में है जी, तस्वीर उसकी जी। और ये तस्वीर ये है कि मतलब और ख़ास तौर से देहातों में जो स्थिति बनी है उसको लेके, आपसे देहात अभी छूट नहीं रहा है ना? उम्मीद करता हूँ कि ना छूटे अच्छी बात है। अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा इसमें एक अंश इसका किताब का छोटा सा हम सुनना चाहें लोग, तो आप वो जो है जिसमें वो
पहला दिन जो है। हाँ, ये मजमून आपको शायद पसंद आए कि गांव का जो लड़का पहले बार शहर आता है उस पर चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कैसर बाग बस अड्डे की दीवार पर लिखी थी यह लाइन। आते वक्त देखा था। लखनऊ शहर में घुसने से लेकर बस अड्डे तक के बीच 2-3 जगह और यही लिखा था। कोशिश मुस्कुराने की बदस्तूर जारी थी। नया शहर, सपनों भरी आंखें। कॉलेज का पहला दिन था। मैं ऐसी फिल्मी लफाजी क्यों करूं जब मुझे ढंग से याद है कि तीसरा दिन था। शुरू के 2 दिन तो लेक्चर हॉल ढूंढने और सिलेबस नोट करने में चले गए थे। क्लास 1 महीने पहले से चल रही थी, पर एनडीए एसएसबी के चक्कर में पढ़ने की वजह से मैं अगस्त में आया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी हर साल जुलाई अगस्त में गुलजार रहती थी। स्कूलों से निकलकर नई फसल आई होती थी। पूरा कैंपस लहलहा रहा होता था। मेरी उम्र का 18वां पड़ाव था और मेरा ये भ्रम लगभग टूट गया था कि मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। हालांकि हर लड़के को ये भ्रम 15-16 साल की उम्र तक रहता है। सबसे पहली क्लास फिजिक्स की होनी थी, जो लेक्चर हॉल में होती थी। क्लास की टाइमिंग 9:20 थी और मैं 9:18 पर पहुंचा। मैंने अंदर झांककर कंफर्म किया, बीएससी फर्स्ट ईयर। एक चश्मिश लड़की ने हाँ में सर हिलाया। क्लास पहले से ही आधी भरी हुई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहले आने और सीट छकाने की परंपरा को यहाँ के छात्र संजोए हुए होंगे। फिजिक्स का क्लास रूम सीढ़ीनुमा थिएटर की तरह था। किसी राजा के डाइनिंग हॉल जैसी ऊंची छत थी, जिसे झूमर के बजाय जाले लटक रहे थे। हॉल के बीचों बीच किसी स्वर्गीय आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी थी, जो शायद पढ़ते पढ़ते शहीद हुआ था। एंट्री करते ही हॉल के एक तरफ स्टूडेंट के नाम की लिस्ट लगी थी, दूसरी तरफ माइक डेस्क। क्लासरूम अखंड भारतीय संरचना के हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ लड़कियां बैठती थीं, दूसरी तरफ सभ्यता के विकास में पीछे छूट गई मेरी जाति के लोग। बीच में ऊपर चढ़ने के लिए एक चौड़ा रास्ता था। उम्मीद पाले आया था कि इंटर के सूखे के बाद कम से कम ग्रेजुएशन में तो गलमहिया वाले फूल खिलेंगे, मगर यहां भी वही कुपर था। एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां। हाँ हंत। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, जहां नए छात्र के घुसते ही लोग मुंडा कुक्कड़ कमालदा करके नाचने गाने नहीं लगते। सब व्यस्त थे। एक बार नजर उठाई, फिर अपनी कॉपी में घुस गए। बिजी पीपल। मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, राजरथ सिंह चौहान। साला नाम देख के ऐसा लगता है जैसे खेत बेच कर आए हो पढ़ने। क्या जरूरत थी माता जी को ऐसा पान मसाला टाइप नाम रखने की, राज रजत। मैंने अपने नाम पर उंगली चलाई, जैसे पीछे बैठे बच्चों को कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं भी इसी क्लास का हूं। क्लास में हल्का हल्का शोरगुल भी था। सर के आने में अभी 5 मिनट बाकी थे और कुछ स्टूडेंट्स अंदर बाहर हो रहे थे। पता किया तो सर 9:30 पर आते थे और मैंने निर्णय लिया कि कल से मैं 9:28 पर आऊंगा। मुझे क्या पता था कि मेरा यह निर्णय अगले ही कुछ मिनटों में धराशायी होने वाला है। इस माहौल को चीरती हुई एक लड़की हाथ में पन्ना लहराते हुए घुसी। लंबाई 5-4 रही होगी। अपने से लंबी लड़कियों को तो मैं नोटिस ही नहीं करता, पता है रेंज में नहीं है। शक्ल कुछ अंकिता लोखंडे जैसी थी। बालों में बेतरतीब जुड़ा बनाकर एक बड़ी सी पिन लगाई हुई थी, पर एक लट बार बार सामने आने की गुस्ताखी कर रही थी और वह हर बार उसे कान पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। केयरफुल केयरलेसनेस का बेहतरीन उदाहरण। उसने ब्लैक कलर की स्किन टाइट जीन्स पहनी हुई थी, पर नीचे चप्पल थी। गोरे पैर, उस पर ब्लैक नैरो बॉटम जीन्स। अगर काले पैर होते तो आप नॉवेल यहीं बंद कर देते। और हाँ, भारत में रंगभेद बिल्कुल नहीं है। बहुत खूब। मुझे लगता है कि इस उपन्यास के इस अंश को सुनने के बाद सभी को यह अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि शशांक बहुत ध्यान से, मतलब वहाँ पे क्लास में एक एक लड़की की चप्पल, सैंडल और उसकी जीन्स वगैरह पे पूरा ध्यान दे रहे थे। और चूंकि इस उपन्यास की पूरी संरचना जो है वो जो मैंने थोड़ा सा देखा है इसको, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये एक आत्मकथ्य जैसा ही है काफ़ी कुछ। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में अभी पूछी और जानी, वो एक तरफ है। और मेरे ख्याल से उपन्यास पढ़ने के बाद इनके बहुत सारे प्रश्न और भी खुलेंगे हमारे सामने। कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया है, वो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं चाहूँगा कि आप अपने कवि रूप को भी थोड़ा सा लोगों को दिखाएं, क्योंकि शशांक कविता भी बहुत अच्छी करते हैं।
कविता एक छोटी सी मैं सुना देता हूँ। कविता है मोहब्बत। दोस्तों ने कहा, नया लड़का जब इस उम्र में आता है, जो बया शादी का 16-17 साल का, कि दोस्तों ने कहा कि मजा है मोहब्बत। दोस्तों ने कहा कि मजा है मोहब्बत, जख्मियों ने कहा कि सजा है मोहब्बत। माँ ने कहा है मोहब्बत समर्पण, पिता ने कहा बेवजह है मोहब्बत। मेरा मानना इससे थोड़ा थोड़ा अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि क्या है मोहब्बत। तड़प है, नशा है, अजब सी खता है, ये सबने किया है, ये सबको पता है। हर एक मूर्ख की मूर्खता है मोहब्बत, हम क्या क्या बताएं कि क्या है मोहब्बत। देर रातों को जगना, ये वया संधि 16 साल वाली उम्र आप इमेजिन कर लीजिए। देर रातों को जगना, कहीं मन ना लगना, खोए खोए से रहना, किसी से ना कहना। वो ख्वाबों को बुनना, वो गजलों को सुनना, वो इतरा के चलना, वो बेवजह मचलना। हर एक बेवजह की वजह है मोहब्बत, हम क्या क्या बताएं कि क्या है मोहब्बत। बालकों की तरह भीगने जो लगो, छोटे बच्चों की तरह बारिश में भीगने जो लगो। बालकों की तरह भीगने जो लगो, देर से सो देरी से उठने लगो। श्रृंगार तुमको भी भाने लगे, तुमको सजना संवरना भी आने लगे। लोग कहने लगे कुछ हुआ है इसे, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, यही भावना है मोहब्बत। चोट खाए कोई, दर्द तुमको जो हो भीग जाए, कोई ठंड तुमको लगे, कोई सूरत जरूरत सी लगने लगे, तेरी दुनिया उसी में सिमटने लगे। रास आया कोई है यही जिंदगी, रास आया कोई है यही जिंदगी। जिंदगी वेद की एक ऋचा है मोहब्बत, हम क्या क्या बताएं कि क्या है मोहब्बत। ये वो पक्ष है एक लेखक का जो 16 बरस की उम्र में करीब करीब सबका ये हाल होता है, और इनका भी हुआ। अभी उससे निकल आए हैं बाहर काफ़ी। मैं सोच रहा हूँ कोई कविता आपकी मोहब्बत से अलग भी होगी। बिल्कुल, एक कविता वो भी सुन लें हम आपकी। एक लड़की, जिस तरह से भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और कभी ना भी रेप केसेस आ जाते हैं हमारे सामने, और जो महिलाएं हैं अभी भी बहुत एक तबका ये है जो उनको एक वस्तु की तरह देखता है, एक व्यक्ति की तरह नहीं देखता है। तो एक ये लड़की की तरफ से ये गुहार है समाज के लिए कि उसे एक इंसान के रूप में भी देखा जाए। मेरे कंधे से ऊपर भी मैं ही हूं, पर तुम देखते ही नहीं। जब तुम सड़क पे गुजरते हुए अपने दोस्त को कोहनिया कर मेरी तरफ इशारा करते हो, तब तुम भूल जाते हो कि मेरे पास भी आंखें हैं जिन्हें भान होता है तुम्हारी नजरों का। ये आंखें जो समझती चलती हैं दुनिया की तस्वीरों को। जब तुम कहते हो अपने अंतरतम की गहराइयों में माल अच्छा है, तुम देख नहीं पाते मंजिलों की खोज में निकली संभावनाओं को। तुम्हें देखते हैं बस आसपास घूमते हुए मांस के लोथड़े, क्योंकि तुमने कभी कंधे से ऊपर देखा ही नहीं। मेरे कंधे से ऊपर भी मैं ही हूं, पर तुम देखते ही नहीं। तुम आते हो मेरे पास चाचाओं और फूफाओं की शक्लों में, और फिर देखकर कंधे के नीचे कहते हो लड़की अब बड़ी हो गई है, इस पर बंदिशें लगाओ। कंधे से ऊपर जो देखते तो देखते मेरी आंखों को कितने सपने मैंने बुने हैं कल के लिए। कभी सुनते तो सुनते मेरी चहकती घुंघराली आवाज को, बहुत परिपक्व तो नहीं पर कहने के लिए कुछ है। तब तुम फतवे न जारी करते, पढ़ते मेरा दिमाग जो बिखरे बिंदुओं को जोड़कर राह बनाने लगा है। ये चुनना चाहता है अरमानों के पंख लगाकर उड़ने की आजादी। जब मैं सोचना और तर्क करना चाहती हूँ और पूछना सवाल करना चाहती हूँ, तब तुम डपट देते हो कहकर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और छीन लेते हो मुझसे चुनने का अधिकार। दब जाऊं मैं अपनी ही महानता के बोझ से। यह आजादी घर की वस्तु छोड़कर बाहर की वस्तु बनने की नहीं है जो परोसता है बाजार, बेढबता और फुहड़ता को आधुनिकता के लबादे में। वो आजादी जो मुझे मेरे अलग अलग
पुर्जों में बांट देती है, जो बताती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, मेरे अंडर आर्म्स पर निर्भर करता है। मैं इतनी आजाद भी नहीं होना चाहती कि तुम छिड़को डियो और मैं उड़ती हुई गिरूं तुम्हारे ऊपर। चीजें इतनी आसान तो कभी ना थी। कभी बातें करते मुझसे ढेर सारी, प्यार और सेक्स की बातों के अलावा तुम चौंकते ये जानकर कि मुझे भी दुनियादारी आती है। तब तुम टालते ना मुझे कहकर लड़की का मैटर, पर अफसोस तुमने मुझे कभी कंधे से ऊपर देखा ही नहीं। मेरे कंधे से ऊपर भी मैं ही हूं, पर तुम देखते ही नहीं। शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत संभावनाओं से भरे शशांक भारतीय को हमने सुना और एक ऐसी उम्मीद हमें लगी है कि हमें आगे भी बहुत कुछ इनसे चीज़ें मिलेंगी, उपन्यास नहीं, कविताएं भी, और इनके जो समय समय पे अखबारों में और पत्रिकाओं में लेख छपते रहते हैं सामयिक विषयों पे। तो ये क्योंकि अब अगला दौर इन्हीं का है। अरे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैम का ये एक पूरा क्वेश्चन था मंच देहाती जो है लड़के आप लोगों के हवाले है। ये बिल्कुल, मुझे भी आप स्टूडेंट और एक पुत्रवत दिखाई दे रहे हैं जब बात कर रहे हैं। और जो सवाल मैं आपसे वहाँ टेबल पे भी जी कर रही थी, क्योंकि निरंतर आप लड़की की बात कर रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ 24-25 वर्ष का जो युवा होता है उसके मन में क्या। तो देहाती लड़के जब आपने लिखा तो कहीं देहाती लड़कियां जैसा कुछ जो ये कहानी है, देहाती लड़के गांव से तैयारी करने आने वाले लड़के जो शहर में आते हैं, और ये हमारे समाज की विडंबना है मैम कि देहाती लड़कियां नहीं आ पाती हैं शहर में। जितनी संख्या में देहाती लड़के, हर पिता, हर परिवार अपने रिसोर्स का मोटा हिस्सा बेटे को भेज देता है बाहर। गांव से नगण्य नेता की संख्या में, आप समझ लीजिए नगण्य संख्या में लड़कियां आती हैं शहर में, तो गांवों से पढ़ने के लिए। इसलिए कहानी देहाती लड़कों की है, पर मैं कोशिश करूंगा कि समाज ऐसा बने कि देहाती लड़कियां भी शहर आएं और उन पर कहानियां लिखी जाएं। बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। क्योंकि 25-26 की उम्र में ऐसा लिख पाना और एक अपनी खुद की जगह बनाना, जैसे जब आपसे प्रश्न पूछा गया कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा जवाब है कि मैं अपनी जगह खुद बनाना चाहता हूँ। पर एक जैसे T.S. एलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में वो बोलता है कि यू बिलोंग टू अ जनरेशन। सो एक आप अपनी स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने जैसे मेरे पिताजी वकील थे और एक कवि थे, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं अपने कचहरी की व्यस्तता के बीच उस दुखी इंसान की कविता इन फाइलों में, अन्याय की आवाज़ इन फाइलों में दबी होती है और यहीं से कविता उठती है। तो शायद आप उस कविता को ढूंढ पाएं, क्योंकि कभी कभी जब ये इनकम टैक्स के आप काम करते हैं तो आपको लगता होगा कि गलत आदमी भी फंस गया है, और सरकारी चीज़ें किस तरह रूल्स जो होते हैं किस तरह, तो एक जो संभावनाएं हैं काम से भी किसी चीज़ को निकालना, तो शायद अगर उसको आप एक्सप्लोर करें तो आम आदमी की तकलीफ जो है, स्पेशली जो मध्यम वर्ग है, उसकी तकलीफ शायद आप ढूंढ पाएं। बिल्कुल मैम, चीज़ें हमेशा से हमारे सामने होती हैं, पर हमारी नज़र के सामने पर्दे कुछ ऐसे होते हैं कि वो पारदर्शी नज़र आती हैं। हम फ्लाईओवर से निकलते ही देश विकसित हो गया है, नीचे की झुग्गियाँ तो झांक करके देखिए, या हम अपनी कार में जा रहे होते हैं हाईवे पे, तो वो एक बेचने जो आता है बुढ़िया का बाल, वो भी आदमी है, हम इग्नोर कर देते हैं, अलग बात है, पर उसकी कहानियाँ भी तो आनी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपकी कविताओं से स्पेशली जो आपने पिताजी के लिए लिखी। थैंक यू। शुक्रिया मैम। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। शशांक, बहुत बहुत बधाई। इतनी कम उम्र में और इतना लंबा सफ़र तय करना वाकई अभूतपूर्व है। बहुत विशेष विशेष आशीर्वाद इसके लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि
लिखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, बहुत। और जो व्यक्तित्व है आपका वो एक बहुत ही सहज, एक बहुत ही जिसको कहें कि भावनाओं के साथ बहता हुआ उस तरह का है। तो ये अनुशासन कहाँ कैसे ढूंढते हो? वो शनिवार और इतवार की बात तो कही, लेकिन उसमें दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या तो मैम कुछ ऐसी है कि शनिवार इतवार में जाहिर सी बात है कि घर से दूर रह रहे हैं तो घर पे भी कॉल करना है, और दोस्तों से भी बात करने का भी वही समय है कि वो कहेंगे बहुत व्यस्त हो गए हो। पर एक ये भान रहता है कि मेरी एज अ लेखक कुछ जिम्मेदारी भी तो है। तो जब जो लड़के मेरे साथ रह रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, वो 2-3 घंटे अपने स्वार्थ के लिए निकाल सकते हैं, तो मैं इस निस्वार्थ के लिए क्यों नहीं निकाल सकता? तो कोशिश करता हूँ। हर बार ऐसा नहीं हो पाता है मैम, कई बार सैटरडे संडे फिल्म देख के और चला जाता है, पर कोशिश ये रहती है कि कुछ तो जिम्मेदारी है एज अ लेखक, और कुछ खुद को ठेल के कुछ रेलम रेल कर देते हैं। ये जो young words अब काम में लेते हैं ना, ठेलम ठेल, जी these words also, you know, they add to your style. शुक्रिया मैम। शशांक जी, आपको बहुत बधाई हो जो कुछ लिखा आपने। शुक्रिया सर। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आप लखनऊ, पहले गांव में, फिर लखनऊ में, फिर वहाँ से पूना गए, जी और आप एक लेखक हैं, जी सर। लेकिन आप इनकम टैक्स ऑफिस में गए। जी सर। तो आपका बर्ताव जो है अपने एम्प्लॉइज से और जो आपके पास हैं वो ज़रूर अलग रहा होगा। तो आपको कभी ऐसा फीडबैक मिला कि भाई क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप ट्रीट करते हो? पहले ऑफिसर इस तरह बात करता था, आप हमसे ऐसे व्यवहार करते हैं। एक्सपीरियंस तो उनका ये है कि ये पहली बार कोई लेखक या कवि टाइप का इंसान आया है जिसकी हर तीसरे दिन अमेज़ोन से किताब डिलीवर होती है हमारे ऑफिस में। और बर्ताव का तो मेरे जो अधीनस्थ हैं या उच्च अधिकारी हैं वो बेहतर बता पाएंगे, पर वो एक चीज़ ये कहते हैं कि सर इतना सारा प्रेशर आता है, आप टेंशन ही नहीं लेते। तो मैं कह रहा हूँ मैं कैसे टेंशन लूँ? मैं तो अभी आगे की इस वाली कहानी में मजे आ रहे हैं मुझे, मैं टेंशन कैसे ले लूँ? वही असली फीडबैक है। जी सर। शशांक जी, अभी आपने बताया कि आप गांव से आए हैं। जी सर। जी मैम। और आपने लखनऊ में लड़कियां भी देखी, और जैसा कि चप्पल और टाइट जीन्स और उनका वर्णन हमने अभी आपसे सुना। ईमानदारी से बताइएगा, आपको अभी भी गांव की लड़कियां ज्यादा आकर्षित करती हैं या शहर की? और अगर शहर की करती हैं तो क्या सामंजस्य वो घर में बैठा पाएंगी? ये तो क्या नाम है, मैं उन पर जजमेंट पास करूं कि वो सामंजस्य घर में बैठा पाएंगी, और डिपेंड करता है कि मेरा घर कैसा है। मेरे घर में अभी भी सामंती चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं तो शायद वो, और मैं ऐसी उम्मीद क्यों करूं कि वो घर सामंजस्य बैठा पाएंगी। मुझे तो अपडेट करना चाहिए कि मेरा घर सामंजस्य बैठा पाए उनके साथ बदलते समय के साथ। पहला क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन का आपने जी, जवाब पहले क्वेश्चन ये था कि गांव की लड़कियां दिखती नहीं ना मैम, घरों के अंदर रहती हैं। तो एक्सप्लोर नहीं किया वो एरिया अभी। मुझे अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने में बहुत जोर आया। अच्छा। दामाद ढूंढने में बिल्कुल नहीं आया, इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। अच्छा। थैंक यू बेटा। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत, जोरदार तालियों से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी किन्हीं भी 2 मेंबर्स का जयपुर बुक लवर्स से, जो कि हमेशा हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हैं कलम जयपुर में, कि वो आगे आए और आज के हमारे ऑथर और आज के हमारे कन्वर्सेशनलिस्ट को मोमेंटोस प्रदान करें। तो 2 कोई भी लोग जयपुर बुक लवर्स से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी आपका। धन्यवाद
विनोद जी, मैं निवेदन करती हूँ जयपुर बुक लवर्स से ही 2 जन आकर, प्रशांत जी आप आकर पुनः एक बार मोमेंटो दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वी केयर और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से सहृदयवाद देना चाहूंगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स को और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को। अब आप लोग सब अपनी बुक्स लेकर साइन करवा सकते हैं शशांक जी से। आप सभी का इस शाम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।